हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। आप सब अच्छे हैं ऐसी उम्मीद भी करता हूं। आज हमने टॉपिक लिया है क्लास 8 के हिस्ट्री से। द टॉपिक इज फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स कह लें हमारे यहाँ ट्रेड करने आए और फिर वो धीरे धीरे करके उन्होंने यहाँ अपनी एम्पायर खड़ी कर ली, यहाँ उन्होंने अपना रियासत बसा लिया। आज हम एक एक करके इसी चीज को जानेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी यूरोप की कंपनियां हैं जो ट्रेड में इन्वॉल्व थी, लेकिन ब्रिटेन से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया वहां की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने 1600 एडी में कि वो ईस्ट के साथ ट्रेड कर सकते थे। उनकी मोनोपोली चलती इस ट्रेड पे, कोई दूसरा उसमें इंग्लैंड से ब्रिटेन से ट्रेड इस रीजन में ईस्ट साइड में नहीं कर सकता था। In 1600, Queen Elizabeth I granted the company sole right to trade with the East. Sole right यानी एकांकी अधिकार उसे दिया। कोई दूसरी कंपनी वहां की, किसी और जगह की हो सकती, वहां की कोई दूसरी कंपनी ईस्ट में ट्रेड नहीं करेगी। Now East India Company could venture across the oceans looking for new lands to buy goods at lower price and carry them back to Europe to sell at higher price to earn huge profit. क्योंकि यूरोप को पता था कि ईस्ट साइड में ऐसे बहुत से प्रीशियस चीजें हैं जो बहुत ही सस्ते में हम वहां से खरीद सकते हैं और यूरोप के मार्केट में हम उसे हायर प्राइस में बेचकर ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चार्टर मिल गया, अब वो ईस्ट के साथ सोल ट्रेडिंग कर सकता था। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लॉथ्स, cardamom and cinnamon were in great demand and all the companies were interested in buying the same things. इंडिया से जो मालाबार कोस्ट में पाए जाने वाले पेपर, क्लॉथ्स, कार्डमम, सिनामन, ये सभी चीजें वहां के यूरोप में काफी डिमांड थी। इसके अलावा इंडियन सिल्क, इंडियन कॉटन, इसकी मार्केट बहुत अच्छी थी। तो यूरोप में इसका एक बहुत ज्यादा डिमांड था। इसकी वजह से वहां के कंपनियों के बीच होड़ लगी रहती थी इंडिया से इन चीजों को खरीद कर लाने की, और ये होड़ कई बार कन्फ्लिक्ट और फिर बैटल में भी बदल जाता था। दिस लेड टू फियर्स बैटल बिटवीन द कंपनीज, और इसकी वजह से इनके बीच आपस में लड़ाइयां भी हो जाती थी। और धीरे धीरे करके एनवायरमेंट ऐसा बन गया कि वे मजबूर हो गए अपने ट्रेड सेंटर को आर्म फोर्स के साथ प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही अपने ट्रेड सेंटर की फोर्टिफिकेशन भी वो करने लगे, क्योंकि उनके बीच कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि वो बैटल का रूप ले लिया था। ट्रेड वॉज कैरीड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोर्ट वेयर प्रोटेक्टेड थ्रू द फोर्टिफिकेशन। ऐसी ही एक फोर्टिफिकेशन कोलकाता में की गई, चेन्नई में भी थी। तो ये तो हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में चार्टर मिलता है। चार्टर मिलने के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट के साथ ट्रेड करने का सोल राइट मिलता है, और वो यहां से इन चीजों को खरीद के ले जाते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि इस तरह से यहाँ की जरूरी अच्छी चीजों को खरीदने वाले कई सारे कंपनी थे और उनके बीच कंपटीशन हुआ। वो कंपटीशन धीरे धीरे करके कॉन्फ्लिक्ट और फिर बैटल में कन्वर्ट हुआ, और जिसका नतीजा ये हुआ कि ये सब अब हथियारों के साथ ट्रेड किया करते थे और अपने ट्रेड सेंटर को किलेबंद करके रखते थे, फोर्टिफिकेशन में रखते थे। अब ट्रेड बिगिंस इन बंगाल। अब बात करते हैं कि बंगाल में कब और कैसे ट्रेड की शुरुआत हुई।
In 1651, the first English factory was set up. It was the base from which the company's traders, known as factors, operated. सबसे पहला जो फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेटअप किया है वो किया है 1651 में, और वो किया है कोलकाता में, कासिम बाजार के पास। In the warehouses of the factory, goods for export were stored. By 1696, the company built a fort around the settlement. वो यहाँ पर फैक्ट्री में चीजें बनाते थे और जो उनके ट्रेडर्स होते थे उनको फैक्टर्स के तौर पे जाना जाता है, और जो एक्सपोर्ट होने वाले जितने भी गुड्स थे उन्हें वेयरहाउस में स्टोर किया जाता था। अब उनको सिक्योरिटी देने के लिए वो उसे फोर्टिफाइड करना चाहते, फोर्टिफिकेशन करके उसे सिक्योर्ड करना चाहते थे, और उन्होंने फोर्ट बनाया भी। ऐसी बात नहीं कि नहीं बनाया, सिर्फ चाहा, उन्होंने बनाया भी। लेकिन आगे चल के यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो जाता है वहाँ के लोकल अथॉरिटी जैसे नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल, धीरे धीरे करके ये बैटल का रूप ले लेता है। द नवाब refused to grant the company concession, demanded large tributes to the company's right to trade. वहां के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को जो भी कंसेशन मिलता था उसे रिफ्यूज कर दिया। साथ ही अब तक के जितने भी रिवेन्यू बकाया है वो सारे के सारे रिवेन्यू उसने डिमांड कर दिए। Denied its any right to mint coins and stopped it from any extension of fortification. साथ ही कंपनी को सिक्कों के लिए भी मना कर दिया कि वो सिक्के नहीं डाल सकता, और साथ ही जो फोर्टिफिकेशन है उसको तुरंत स्टॉप करना होगा। It from any extension of fortification. This conflict led to confrontation and finally battle of Plassey. और इस तरह से विवाद उत्पन्न हुआ, और वो विवाद इतना बढ़ा कि आगे चल के बैटल ऑफ प्लासी हुआ। हम सब जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और ब्रिटिशर्स की जीत हुई। लेकिन उस बैटल में सिराजुद्दौला की हार हुई है तो उसका मुख्य कारण ये है, वो है मीर जाफर, जो उसका रिश्तेदार भी था, साथ ही उसका एक जनरल भी था, जिसके हवाले उसने आधी फौज की थी। उसने बैटल में धोखा दिया, उस ट्रेटर की वजह से हार हुई है। बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला asked company to stop meddling in their political affairs, stop fortification and pay the revenue till 1757. कंपनी चाहते थे कि हमारे अलीवर्दी खान के बाद हमारे फेवर का नवाब बनना चाहिए। इसके लिए वो कई बार फेवर करता था सिराजुद्दौला के राइवल्स के साथ। तो सिराजुद्दौला ने कंपनी को बीच में मध्यस्थता करने से मना किया, साथ ही फोर्टिफिकेशन के लिए रोका, और साथ ही 1757 तक जितने भी रिवेन्यू बकाया है उसकी भी डिमांड कर दी। ब्रिटिशर्स को तो ये देना नहीं था। और फाइनली जब उसने इसका आंसर में सिराजुद्दौला का इंसल्ट किया तो उसके बाद बैटल की शुरुआत होती है। रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला इन प्लासी। इसी वॉर में ब्रिटिश के तरफ से जो लीडर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और इधर सिराजुद्दौला ने मीर जाफर से कहा था कि आधी फौज लेकर मैं इस तरफ से अटैक करूंगा और आधी फौज लेके तुम दूसरी तरफ से उन्हें घेरना, और इस तरह से, और वो जीत भी जाते। लेकिन ब्रिटिशर्स और मीर जाफर के बीच पहले ही एग्रीमेंट हो चुका था। उन्होंने कह दिया था कि तुम सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद करो, अगला नवाब तुम्हें बनवाएंगे, और वो मान भी गया। और उसके इस धोखेबाजी की वजह से बैटल ऑफ प्लासी जीत हुई है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और मीर जाफर को बनाया गया बंगाल का नवाब। वो एक कठपुतली नवाब था,
सारे फैसले लेते थे ब्रिटिशर्स, लेकिन चेहरा सिर्फ उसको रखना था। द मेन रीजन फॉर डिफीट वॉज फोर्स लेड बाय मीर जाफर नेवर फॉट द बैटल। वो फोर्स जो मीर जाफर के हवाले था, उन्होंने वॉर में हिस्सा ही नहीं लिया और फाइनली सिराजुद्दौला की हार हो गई। इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी। कंपनी की ये सबसे बड़ी विक्ट्री थी और इसके बाद उसकी ताकत बढ़ने लगी। आगे चल के कंपनी इसके बाद दीवान भी बनती है। दीवान क्या? दीवानी वो अथॉरिटी होती है जो रिवेन्यू कलेक्ट करने की अथॉरिटी मिलती है, यानी वो अपनी एरिया में यानी बंगाल में वो रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। और इस रिवेन्यू के कलेक्शन के बाद उनके और भी कई सारे मकसद पूरे हुए, फायदे उनको पहुंचे, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन और ज्यादा ताकतवर, पावरफुल होते चले गए। Company became Diwan. In 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the province of Bengal. 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान अपॉइंट कर दिया गया। It allowed the company to use vast revenue resources of Bengal. Now they can use this resource to buy goods from India. Earlier they had to import gold and silver from Britain to buy the goods. पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से गुड्स खरीद कर ले जाया करती थी, लेकिन उसे तब गुड्स के लिए ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर मंगाना होता था। लेकिन अब क्योंकि वो दीवान बन गई थी, रिवेन्यू कलेक्ट करने लगी थी, और उसमें भी वो जहां 2 करना है तो 4 कर रही है काफी। अब इन रिसोर्स का इस्तेमाल करके ही वो यहां से गुड्स खरीद के इंग्लैंड भेजने लगे, जिसका रिजल्ट ये आया कि प्रॉफिट दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया और ये धीरे धीरे पावरफुल होते चले गए। कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब। कंपनी तो पावरफुल हुई, साथ ही अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर करप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत से ऐसे ऑफिशियल्स थे जो ब्रिटेन से आए थे, लेकिन थे वो हम्बल बैकग्राउंड के, गरीब घर से थे। उनके अंदर एम्बिशन था कि इंडिया से ज्यादा कमा के जाना है और ब्रिटेन जाके फिर एक लग्जरियस लाइफ जीनी है। और यहां से कई लोगों ने किया भी ऐसा। इन्हीं लोगों को वहां नवाब्स के नाम से बुलाया जाता था, उनका मखौल मजाक उड़ाया जाता था, कार्टून छपते थे। यानी कहने का मतलब है कि ये नए नए पैसा वाले बने हैं तो उसको शो ऑफ ज्यादा कर रहे हैं। कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब। Some officials came from a humble backgrounds and their desire was to earn enough in India and return to Britain and lead a comfortable life. वो ऐसी इच्छा रखते थे कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया से कमा के जाएंगे और वहां जाके एक आरामदेह जिंदगी जिएंगे। Those who managed to return with wealth were called नवाब। ऐसे ही लोग जिन्होंने यहाँ ढेर सारे पैसे कमाए, दौलत कमाए और उनके साथ वो ब्रिटेन गए और वहां जाकर एक लग्जरियस लाइफ नवाब की तरह जीने लगे, तो उन्हें वहां के लोग मजाक में नवाब्स के नाम से बुलाने लगे। When Robert Clive left India, his Indian fortune was worth 4,01,102 pounds. उस जमाने में 1764 में रॉबर्ट क्लाइव, उसके पास इतने वेल्थ थे जब वो इंडिया से जा रहा था। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव को बाद में बंगाल का गवर्नर बनाया गया और उसे इसलिए गवर्नर बनाया गया ताकि वो यहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स में करप्शन है उस करप्शन को स्टॉप करवाएंगे, लेकिन वो तो खुद ही इतना बड़ा करप्ट था। Though he was appointed as governor of Bengal to remove corruption. आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कंपनी को लगने लगा कि नहीं, अब हमें यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में
ले लेना चाहिए, यहाँ रूल करना चाहिए। अब तक वो ट्रेडर्स की नजर से देखते थे, ये जो भी कुछ किया उन्होंने अपने ट्रेड में बेनिफिट पाने के लिए किया, ताकि ट्रेड में हमें ज्यादा आसानी हो, फायदा हो। लेकिन अब उनके अंदर सुगबुगाहट होने लगी कि नहीं, अब हमें यहाँ का रूलर बनना है, और वो धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगे सर अपने टेरिटरी को। कंपनी रूल एक्सपैंड्स। After the Battle of Buxar, the company appointed residents in Indian states. जितने भी यहाँ स्टेट्स है वहां उन्होंने अपने रेसिडेंट्स अपॉइंट कर दिए। उनका काम था वहां के रूलर्स को सलाह मशवरा देना और एडमिनिस्ट्रेशन के काम में इंटरेस्ट लेना। They were political and commercial agents, and their jobs were to serve and further the company's interest. कंपनी के जो भी फायदे की चीजें हैं उनके बारे में ध्यान रखना, ये उनका काम था। यही नहीं, अब ये यहाँ के लोकल रूलर्स के पावर को कम करने के लिए इन्होंने ऐसे बहुत से नए नए नियम लाने शुरू कर दिए। इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब है कि कोई भी यहाँ का रूलर अपना खुद का आर्म फोर्स नहीं रख सकता था इंडिपेंडेंट। उसे अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो वो कंपनी से सब्सिडियरी अलायंस हायर करेगा, बदले में उसे कंपनी को पैसे देने होते थे किराया के तौर पे, और जो ऐसा नहीं कर पाता था रूलर तो उसके टेरिटरी का एक पार्ट कंपनी ले लिया करती थी। The subsidiary alliance meant Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. They were to be protected by the company, but had to pay for the subsidiary forces that each company was supposed to maintain the purpose of protection. क्योंकि कंपनी लोगों को पाल रही है इस फोर्स को, तो उन्हें उसका पैसा देना पड़ेगा क्योंकि वो उसके प्रोटेक्शन में यूज हो रहे हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अपने टेरिटरी का एक पार्ट उनको देना पड़ेगा। If Indian ruler failed to make the payments, parts of their territory was taken away. और इस तरह से वो उनसे छीन भी लिया करते थे। अभी कंपनी अपने एक्सपेंशन में चल रही है, साथ ही साउथ में हम एक नाम सुनते हैं, टीपू सुल्तान मैसूर। इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ काफी लड़ाइयां लड़ी, 4 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें 3 में तो उन्होंने बहुत ही शानदार जीत की। चौथी में वहां पर भी एक ट्रेटर की वजह से चौथी लड़ाई में हार हुई। अक्सर इंडियन रूलर्स की जो हार हुई है वो किसी न किसी विश्वासघाती, किसी न किसी गद्दार की वजह से ही हुई है। टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। Mysore, under the leadership of Hyder Ali and his famous son Tipu Sultan, had grown in strength. पहले हैदर अली और फिर उसके बाद टीपू सुल्तान, इन दोनों ने इस तरह से वहां के रूल को संभाला कि दिन ब दिन मैसूर जो है स्ट्रॉन्ग होता चला गया। इट कंट्रोल द profitable trade of Malabar coast where the company purchased paper and cardamom. इन्होंने मालाबार कोस्ट पे कंट्रोल कर लिया, वहां से कंपनी अपने लिए पेपर, कार्डमम, काली मिर्च, इलायची वगैरह खरीदा करते थे। टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ संदलवुड, पेपर एंड कार्डमम। द कंपनी फाउट फॉर वॉर विद मैसूर। टीपू सुल्तान ने उनके उस एक्सपोर्ट पे रोक लगवा दिया जहां से ब्रिटिशर्स कार्डमम, सिनामन, ये सब पेपर, क्लॉथ्स, ये सब खरीदते थे। उसने उस पे रोक लगा दिया, जिसकी वजह से कंपनी उसके साथ लड़ाई करने लगी, जिनमें से 4 लड़ाइयां कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान के साथ की है। उनमें से 3 में तो टीपू सुल्तान की शानदार जीत हुई है, चौथे में हार हो गई। फाइनली इन द लास्ट बैटल ऑफ सेरिंगपटम द कंपनी अचीव्ड विक्ट्री। और इस तरह से इन्होंने मैसूर पे भी अपना कब्जा कर लिया और अपने ही फेवर के लोगों को वहां की रूल सौंप दिए। अब हम इसकी आगे बढ़ के देखते हैं क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन सब के बारे में।
उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए हर वो चीज किया जो वो कर सकते थे और उन्होंने किया, और इस तरह से धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे इंडिया पे अपना कंट्रोल कर लिया। और फाइनली 1858 में उसने मुगल को भी खत्म कर दिया और फिर उसके बाद पूरी तरह से उसका कब्जा इंडिया पे हो गया। अभी हमने बात किया बंगाल कंट्रोल करने के बाद, फिर ये आगे बढ़े। वॉर विथ मराठास, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ब्रिटिश ने मराठा को हरा दिया। वो मराठा जो वर्षों से ये सपना पाले हुए थे कि एक दिन हम दिल्ली से इस पूरे एम्पायर पे रूल करेंगे, उन्होंने उनके इस सपने को चकनाचूर कर दिया और वो मराठा एम्पायर छोटे छोटे स्टेट में टुकड़ों में बट गया, जैसे कि गायकवाड़, भोसले, सिंधिया, होलकर, इन सब में बट गया। लेकिन ये सभी स्टेट एक पेशवा जो कि पुणे में जिनका हेडक्वार्टर होता था उनके अंदर रूल करते थे। वो पेशवा मिलिट्री या एडमिनिस्ट्रेटिव जिस भी तरह का मान ले वो हेड वही होते थे, उनके ही गाइडेंसशिप में ये रूल करते थे बाकी के छोटे छोटे स्टेट्स। In third battle of Panipat in 1761, the Marathas were defeated and their dream for ruling from Delhi was shattered. सपना चकनाचूर हो गया। They were divided into many states such as Sindhia, Holkar, Gaikwad and Bhosle. इन छोटे छोटे स्टेट्स में वो बट गए। These chiefs were held together under a Peshwa who became its effective military and administrative head based in Pune. और ये सभी छोटे छोटे स्टेट एक पेशवा के अंडर होते थे जो इन सब के एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री हेड माने जाते थे और उनकी हेडक्वार्टर होता था उनका पुणे। तो इस तरीके से इन्होंने मराठा पे भी विक्ट्री पा लिया, उस पे भी कंट्रोल करने लगे। धीरे धीरे करके ये अपनी ताकत को बढ़ाने लगे। अब इतने से ही काम नहीं चला, इन्हें तो पूरा चाहिए था। अब उसके लिए तरह तरह की नई नई पॉलिसी बनाने लगे, खुद को पारामाउंट बताने लगे। द क्लेम ऑफ पारामाउंटेसी, a new policy was initiated under Lord Hastings. The company claimed that its power was greater than that of Indian states. पैरामाउंटेसी का मतलब है एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई जो ये क्लेम करता था कि इंडिया के जितने भी रूलर्स हैं, स्टेट्स हैं, उन सब के ऊपर है ब्रिटिश का रूल। तो यानी आप रूल करो लेकिन आपके ऊपर हमारा रूल होगा। सुप्रीमो के तौर पे ये अब खुद को सामने पेश करने लगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। इसी वक्त रशिया के प्रभाव को देख के ये उनसे घबराने लगे कि अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, कहीं अफगानिस्तान से होता हुआ वो इंडिया एंटर न कर जाए, फिर हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। तो ये जाकर वहां उनसे नॉर्थ वेस्ट के फ्रंट पे उनसे लड़ते हैं और अफगानिस्तान पे कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद आगे चल के ये पंजाब को भी एनेक्स कर लेते हैं और उसे भी जीत लेते हैं। Imagine that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. इन्हें ये डर था कि कहीं रशिया नॉर्थ वेस्ट से होकर इंडिया एंटर न करे। द कंपनी fought a prolonged war with Afghanistan and established an indirect rule there. इन्होंने अफगानिस्तान के साथ वॉर किया, भीषण लड़ाई हुई और वहां पर अपना एक इनडायरेक्ट रूल मीन्स अपने फेवर के लोग को वहां का रूल हैंड ओवर कर दिया ताकि वो इनके फेवर में रहे। कठपुतली कह सकते हैं उन्हें, पपेट। And established an indirect rule there. Punjab was annexed in 1849 after two prolonged wars. दो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, उसके बाद 1849 में
पंजाब को भी इन्होंने जीत लिया और अपने में मिला लिया। इस तरह से धीरे धीरे करके इसने अपनी ताकत बढ़ाई। आगे अभी और भी कई सारे ऐसे किंगडम थे, ऐसे स्टेट्स थे जिन पर इनकी निगाह थी, अब उनको भी कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए भी तरह तरह के इसने पॉलिसी बनाया। एक पॉलिसी वैसा ही है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कोई किंग है, उसका कोई लीगल हायर नहीं है, मेल हायर, तो वो किंगडम ब्रिटिश के टेरिटरी में आ जाएगी, वो लैप्स कर जाएगा। ये पॉलिसी का इस्तेमाल करके इन्होंने अवध, झांसी, कानपुर ऐसे ही कई पे इन्होंने कब्जा किया। अंडर लॉर्ड डलहौजी द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन ऑकर्ड। फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन का मतलब है पूरी तरह से कंट्रोल किया, सबको जीत के। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज अ पॉलिसी डिवाइज्ड बाय हिम। किसने इसे पॉलिसी को बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। which declared that if an Indian ruler died without a male heir, the kingdom would lapse. तो ऐसे में वो किंगडम लैप्स कर जाएगा। That it become a part of company's territory, और वो कंपनी की टेरिटरी का हिस्सा बन जाएगा। The company took over अवध। अवध को कंपनी ने इसी तरह की पॉलिसी से अंडरटेक किया था। Enraged by the humiliating way in which the नवाब was deposed, और अपनी मनमर्जी से उन्होंने नवाब को डिपोज कर दिया था, जिसके खिलाफ बेगम हजरत महल ने इनके साथ लड़ाइयां भी लड़ी, हालांकि वो जीत नहीं पाई, ब्रिटिशर्स की ही जीत हुई है। The people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857, लेकिन जीत ब्रिटिशर्स की हुई। 1858 आते आते इन्होंने जीत लिया और इन सब पे अब उनके कंट्रोल हो गए। कहने का मतलब है कि अब से ब्रिटिशर्स के अंदर सारा कुछ था, मुगल खत्म हो चुके थे। इतना करने के बाद अब इनको एक नए एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करना था यहाँ, क्योंकि अब हर एक चीज पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। उसके लिए इन्होंने कई नए नए तरीके अपनाए, जैसे अब तक जो कोर्ट सिस्टम था उसमें बदलाव किया। कोर्ट में भी दो तरह के कोर्ट बनाए गए, एक क्रिमिनल जिसे हम फौजदारी कहते हैं, जहाँ पे क्रिमिनल केस की सुनवाई होती थी, दूसरा दीवानी कह सकते हैं उसे, जिन्हें हम सिविल कोर्ट कहते हैं, वो बनाया गया। और हिंदूज और मुस्लिम को ये बोला गया कि आप अपने यहाँ की जो भी रिलीजियस लॉज हैं उनको कंपाइल करके हमें दे, ताकि सिविल कोर्ट में उसके अकॉर्डिंग जजमेंट दिया जा सके। वॉरेन हेस्टिंग प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज पावर। During his time, the company had acquired power in Bengal, Bombay and Madras. ये तीन प्रेसिडेंसीज थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अपने टेरिटरी को तीन प्रेसिडेंसीज में बांट रखा था, एक बंगाल, दूसरा बॉम्बे और तीसरा मद्रास। बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे each was ruled by a governor. New system of justice was established. Each district needed to have two courts. हर डिस्ट्रिक्ट में दो कोर्ट्स होने हैं, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल फौजदारी एंड सिविल दीवानी। ब्राह्मण्स वर आस्क्ड टू एम्पाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। ब्राह्मणों से कहा गया आप हिंदू लॉ के एक कंपाइल बुक तैयार कीजिए, जिसे देखकर हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जजमेंट दिया जा सके। यही बात मुस्लिम से भी कहेगी। मुस्लिम्स लॉज वेयर आल्सो कंपाइल्ड फॉर बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस, क्योंकि फैसले तो यूरोपियन जज करेंगे, उनको फैसला करने में, जजमेंट में आसानी हो, इसके लिए उन्होंने इन दोनों ही रिलीजन के लोगों से इनके रिलीजियस लॉज का डिटेल ले लिया। अब बात करते हैं फाइनली द कंपनी आर्मी। कंपनी की आर्मी किस तरह की थी?
In India, colonial rule brought some ideas of administration and reform. इनकी वजह से यहाँ कई तरह के रिफॉर्म हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव भी हुए। द मुगल आर्मी वॉज कंपोज्ड ऑफ कैवलरी, कैवलरी घुड़सवार सैनिकों को कहा जाता है, एंड इन्फेंट्री जो पैदल लड़ते हैं उनको कहा जाता है। दिस आर्मी वॉज डोमिनेटेड बाय कैवलरीज, इनके आगे घुड़सवार होते थे। In the 18th century, the change occurred when Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. अब समय थोड़ा बदलाव हो गया। बनारस, अवध, इन सब में नए रिक्रूटमेंट शुरू हो गए, लोगों को फौज में भर्ती किया जाने लगा और उन सभी को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाने लगा। इससे पहले इस तरह की ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी एडॉप्टेड द सेम मेथड विच केम टू बी नोन एज सिपॉय आर्मी। बिल्कुल इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने आर्मी को मेंटेन करते थे, घुड़सवार और पैदल वाले, इनको सिपॉय आर्मी के तौर पे बुलाया जाता है। तो ये तो हमने बात किया इस चैप्टर के बारे में, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। यहाँ आपने देखा किस तरह से ब्रिटिशर्स को ब्रिटेन की क्वीन ने चार्टर दिया और वो ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया की तरफ आया, और कैसे यहाँ उसने धीरे धीरे करके यहाँ की कमजोरी को, यहाँ के लोगों के आपस के फूट को देखकर उसने रूल करने का सपना देखा और धीरे धीरे करके उसने पूरे कंट्री पे कंट्रोल किया। हमने इसे देखा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से फायदा पहुंचेगा और अपने हिस्ट्री के आंसर्स करने में हेल्प मिलेगी आपको। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना कीमती कमेंट देते रहें। थैंक यू।